पढ़ा था। P1 टैक्स हमने लास्ट क्लास में देखा था और फिर लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि P1 टैक्स और सब्सिडी में क्या डिफरेंस है और किस अलग-अलग कंडीशंस के अंदर कौन एफिशिएंट है। तो हमने लास्ट में ये देखा था कि जब हेटेरोजेनस फर्म्स हैं, उस कंडीशन में हमने ये देखा कि सब्सिडी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, टैक्स ज़्यादा इफेक्टिव है। अब ये तो ही टैक्स और सब्सिडी यानी कि चार्जेस की बात कि हम जब चार्ज कर रहे हैं फर्म को, इस प्रकार से हम रेगुलेट कर रहे हैं। पिगुअन टैक्स इन दोनों से किस प्रकार से डिफरेंट है? पिगुअन टैक्स क्या करता है? क्या पिगुअन पिगुअन टैक्स कोई टैक्स है? जैसा मैंने पहले बताया भी था कि आपको ये टैक्स नहीं है। तो जब मैंने पिगुअन टैक्स बताया आपको तो उसमें पिगुओ में कर क्या रहे हैं? टैक्स में अलग चीज़ है, पिगू टैक्स में अलग चीज़ें हैं, सब्सिडी अलग चीज़ है और आज जो हम पढ़ेंगे ट्रेडेबल परमिट्स वो अलग चीज़ है। और इन चारों को आपको देखना पड़ेगा कि इन चारों ही चीज़ों में जो मेन डिफरेंस है पिगू क्या बात कर रहा है? पिगुअन टैक्स में हम क्या बात कर रहे हैं? और क्या बताता है पिगुअन ये थ्योरी है पूरा, वो थ्योरी क्या बताती है आपको? ये हम लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं जस्ट आप लोगों से फीडबैक चाह रहा था, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कितना उसको समझ पाए या नहीं। क्योंकि मुझे थोड़ा लगा था कि थोड़ा क्लासेस अलग-अलग टाइम काफ़ी बीच में गैप ज़्यादा हो गया था। देखिए पिगुअन टैक्स क्या था? पिगुअन टैक्स जस्ट हमें ये बता रहा था, मैंने कोई एग्ज़ाम्पल एक आपको डायग्राम से भी बताया था कि मार्जिनल जो एक्सटर्नल कॉस्ट है, क्योंकि जब पब्लिक गुड की हम बात करते हैं, पब्लिक बैड की बात करते हैं, तो मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर हम टैक्स इम्पोज़ करें, ठीक है? जितनी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, उसका ये कहना था पिगुअन टैक्स में हम केवल ये बात करते हैं कि कितनी फी चार्ज करनी चाहिए, जिससे कि मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट कवर अप हो जाए। जब हम फी चार्ज करने की यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा तात्पर्य केवल ये होता है कि हम प्रोडक्शन को उस लेवल पे कम कर दें। कोई किसी प्रकार की फी नहीं ली जा रही, कि प्रोडक्शन उस लेवल पे कम हो जाए जितना कि मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट कवर हो जाए। यही आपने उस डायग्राम में देखा था कि पिगोन टैक्स केवल कोई चार्ज नहीं है। पिगोन टैक्स केवल ये बात बताता है कि एमईसी के बराबर, क्योंकि एमईसी क्या आ रही है? एमईसी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट किसको आ रही है? ये सोसाइटी को आ रही है। जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि जो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो एमईसी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। तो मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट तक इतना टैक्स बढ़ाना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए, जिससे कि आउटपुट लेवल ये हो जाए और वो हमारा एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट होगा। तो ये हमने पीगू के अंदर देखा था। यानी पीगू जो सॉल्यूशन देता है, आप देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, वहां पर सॉल्यूशन क्या दे रहा है कि अगर कहीं पे पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सॉल्यूशन ये दिया जा रहा है कि आउटपुट को कम किया जाए। समझ गए आप इस चीज को कि आउटपुट को कम करके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का सॉल्यूशन पीगोन टैक्स के अंदर दिया जा रहा है। दूसरे जो हमने टैक्स या सब्सिडी पढ़ी थी उनमें क्या था? सब्सिडी का केस थोड़ा सा डिफरेंट था और टैक्स का केस थोड़ा सा डिफरेंट था। टैक्स भी लगाकर, वापस वही चीज है कि टैक्स लगाकर भी आउटपुट को कम किया जाए। ठीक है, अब टैक्स लेकिन किसके ऊपर लगता था? उसमें और पीगोन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर टैक्स इमिशन के ऊपर लगता है कि आप कितना इमिशन कर रहे हो, उसके ऊपर इतना परसेंट टैक्स लगेगा, 10%, 20%, 30%। पीगोन में कहीं भी बात, पीगोन टैक्स में कहीं भी ये बात नहीं है कि आपका इमिशन लेवल क्या है, अबेटमेंट लेवल क्या होना चाहिए। वहां पर केवल ये बात है कि हम आउटपुट इतना कम कर दें जिससे कि हमारा मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट कवर हो जाए। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। जब हम टैक्स पढ़ रहे हैं या चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, उस चार्ज में हम केवल ये बात करते हैं कि इमिशन के ऊपर टैक्स कितना लगाया जाए, जिसकी जिसके कारण फर्म अबैटमेंट को मोटिवेट हो, कम करने के लिए मोटिवेट हो। दूसरा, जब हम सब्सिडी हमने पढ़ा था, सब्सिडी में हम ये देख रहे थे कि फर्म पॉल्यूशन कर रही हैं, तो पॉल्यूशन करने के लिए हम फर्म को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो पॉल्यूशन कम करे। उसके लिए उसे कितना पेमेंट दिया जाए, ये सब्सिडी में हमने देखा था।
और फिर इन दोनों की इफेक्टिवनेस को हमने अलग-अलग मार्केट में देखा। जब हम पहले कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करते हैं, शॉर्ट रन की बात करते हैं, उस समय हमने ये देखा कि अगर आप टैक्स लगाएँ या फिर सब्सिडी लगाएँ, दोनों का इम्पैक्ट मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर सेम होता है। फिर हमने इसको देखा 2 फर्मों के ऊपर जो कि हेटेरोजेनस इंडस्ट्री है हमारी, फर्म हेटेरोजेनस है। वहाँ पे ओल्ड फर्म और न्यू फर्म्स के ऊपर इसका डिफरेंस देखा हमने और ये हमारा कंक्लूजन निकला कि जो सब्सिडी है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी देन टैक्स। तो टैक्स ज़्यादा इफेक्टिव हमने पाया इसके। अब थर्ड जो तरीका है तीसरा, वो तरीका आपका आ जाता है कि हम जो रेगुलेशन कर रहे हैं उसी के अंदर जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं हमारे, उस क्वांटिटेटिव मेथड में तीसरा जो लास्ट तरीका है आपका, वो आपका आता है कि ट्रेड। टैक्स जो लगाए जा रहे हैं उनका ट्रेड करके किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक थोड़ी-सी अलग सी चीज़ है कि यार ट्रेड करके हम किस प्रकार से पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका मैं इनपुट चाह रहा था कि हमें ट्रेड ट्रेड के राइट्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। ट्रेड किस चीज़ का कर रहे हैं हम? अब यहाँ पर ट्रेड पॉल्यूशन का ट्रेड किया जा रहा है। एक फर्म है 2 इंडस्ट्री आप लीजिए, 2 एग्ज़ाम्पल हम अभी देखेंगे न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगा कि एक फर्म है, उस फर्म की मार्जिनल टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दूसरी फर्म से थोड़ी डिफरेंट है। एक ऐसी फर्म जिसकी कॉस्ट ऑफ अबैटमेंट ज़्यादा है और एक ऐसी फर्म जिसकी कॉस्ट ऑफ अबैटमेंट कम है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अबैटमेंट कम है। इन दोनों ही केसेस में किस फर्म को जब हम देखते हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तब हम अगर उन दोनों के ऊपर एक जैसे इम्पोज़ कर देते हैं कि आपको अपना अबैटमेंट लेवल इतना रखना है, सपोज़ 5% कम करना है, 10% कम करना है या आप 5 यूनिट्स कर सकती हो, 10 यूनिट्स कर सकती हो। ऐसा कुछ भी हमने उनके ऊपर एक जैसा सेम हमने उनके ऊपर गवर्नमेंट ने उनके ऊपर रेगुलेट कर दिया उन्हें, दोनों ही फर्म को कि सेम लेवल पे आपको आना है। यानी कि आपका जो अलाउएबल पॉल्यूशन लिमिट है, वो फिक्स कर दी जाए, एक कंडीशन ये। और उन्हें ट्रेड करने की परमिशन नहीं। दूसरी कंडीशन हम ये देखेंगे जब उन्हें ट्रेड करने की परमिशन दी जाए। तो आपसे मैं चाहता हूँ जस्ट क्योंकि मैंने अभी कोई एक्सप्लेन किया नहीं, ना आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। आपसे जस्ट ये चाह रहा हूँ कि अगर उन्हें मैं ट्रेड करने की परमिशन दूँ, तो किस प्रिंसिपल से किस लेवल तक वो आपस में ट्रेड करेंगे जिससे कि एफिशिएंट लेवल ऑफ जो हम जो अबैटमेंट है उसके ऊपर पहुँच जाए। बताइए? सेम प्रिंसिपल है, सेम लॉ है। ये लॉ हम पढ़ चुके हैं पहले भी। देखिए इकोनॉमिक्स में सिद्धांत बहुत ही कम हैं, इक्विलिब्रियम्स के पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, बोले आप चाहे एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ें, पब्लिक फाइनेंस पढ़ें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ें, माइक्रो पढ़ें, मैक्रो पढ़ें, सभी में जो मेरा एफिशिएंट लेवल होगा, वो सेम होगा। मैं जस्ट आपसे जानना चाह रहा था कि क्या होगा ताकि क्या आप कभी भी किसी भी बात के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना व्यू रख सकें। हाँ, हितेश। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। नहीं, अब यहाँ अपन ये चाह रहे हैं कि एक मैंने आपको पेंसिल बताया था, मैं जस्ट उसका फीडबैक आप लोगों से चाह रहा था ताकि मुझे लगे कि हाँ, थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसको समझ लिया है। एक हम लॉ पढ़े थे और कोई भी लॉ क्या पढ़ना आप कॉम्पिटिटिव मार्केट से लेके कहीं से भी उठा के ले जाइए, मोनोपोली पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। इकोनॉमिक्स में एक सिंपल नियम है, इसलिए मैं आप लोगों से चाह रहा था कि क्या होगा वो? मुझे क्या करना है देखिए, मैंने इन दोनों को ट्रेडेबल राइट्स दे दिए। 2 फर्म हैं, एक का मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है अबैटमेंट की, एक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अबैटमेंट कम है। इन दोनों को मैंने ट्रेडेबल राइट्स दे दिए। ये मेरा आपसे जस्ट इतना सा पूछ रहा हूँ कि ये दोनों किस लेवल तक ट्रेड करते रहेंगे? इन दोनों की क्या चीज़ इक्वल हो जाएगी वहाँ तक ये ट्रेड करते रहेंगे? इकोनॉमिक्स में आप वापस ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना होता है हमें, एम को एम से मिलाना है आप लोगों को।
ठीक है? ये आइंदा आप ध्यान रखिए, कहीं भी हमें कोई भी चीज़ करनी है, दोनों की मार्जिनल अबैटमेंट कॉस्ट को इक्वल कर दीजिए, आप एफिशिएंट लेवल पे पहुँच जाएँगे। ठीक है? 2 फर्में अलग-अलग हैं, दोनों की मार्जिनल रेट रेवेन्यू को एमआर बराबर एमसी होता है, आपका बहुत सारे जो भी इक्विलिब्रियम है एम टू एम होते हैं। आगे से आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। तो अगर 2 फर्म है जिनकी मार्जिनल अबैटमेंट कॉस्ट डिफरेंट है, एक की ज़्यादा है, एक की कम है, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दोनों क्या करेंगे? उस लेवल तक अपना ट्रेड करेंगे, जिस लेवल पे दोनों की मार्जिनल अबैटमेंट कॉस्ट सेम हो जाती है। ठीक है? क्लियर हो गया आपको? अब सेकंड पॉइंट पे अब मैं आता हूँ कि इनमें से कौन व्यक्ति ट्रेडेबल राइट्स खरीदेगा और कौन व्यक्ति ट्रेडेबल राइट्स बेचेगा? वापस रिपीट करूं, 2 हैं। एक की मार्जिनल अबैटमेंट कॉस्ट यानी कि पॉल्यूशन कम करने की जो लागत आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रही है और दूसरे को लागत कम आ रही है। ठीक है? बस देखिए, आप लोग भी जब भी किसी को पढ़ाएं, हमेशा ये ध्यान रखिए कि उसके अंदर से आंसर निकलवाने की कोशिश करिए। अगर सामने वाले ने आंसर निकाल दिया तो आपका पढ़ाना सार्थक है, अदरवाइज तो आप पढ़ा रहे हो इसका मतलब वो या तो उसको ले नहीं पा रहा है। तो 100% आपके जो आंसर है उससे मैं सहमत हूँ कि 2 व्यक्ति, एक की मार्जिनल अबैटमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब कि उसको पॉल्यूशन कम करने पर ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। दूसरे की मार्जिनल अबैटमेंट कॉस्ट कम आ रही है, इसका मतलब वो अगर पॉल्यूशन कम करता है तो उसको कॉस्ट ज़्यादा नहीं आ रही, ठीक है? इस कंडीशन में हमने अगर इनको ट्रेडेबल राइट्स दे दिए, पॉल्यूशन के ट्रेडेबल राइट्स दे दिए, तो वो व्यक्ति जिनकी कॉस्ट कम आ रही है वो तो आसानी से कम करके उसको उसको लॉस नहीं होगा और वो व्यक्ति जिसको ज्यादा आ रही है वो इससे ट्रेडेबल राइट्स खरीद ले, यानी कि पॉल्यूशन को ट्रेड करेगा। क्लियर हो गया? तो गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था, गवर्नमेंट ने सपोज ये कहा कि एक एक सिटी एरिया है, जिस सिटी एरिया के अंदर हम इमेजिन करते हैं कि 2 इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारा यहाँ पर कोई भी यूनिट हो उसमें 20 के यूनिट्स हमारा पॉल्यूशन है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें इस पॉल्यूशन लेवल को आधा करना है, 100% डिक्रीज करना है, मतलब कि 20 का हमने इसको करना है 10 करना है, 10 यूनिट्स करना है। तो पहला तरीका तो हो सकता है जिसमें गवर्नमेंट क्या कर दे, भाई तुम 2 फर्में हो और दोनों को हमने हमारा टारगेट डिसाइड कर दिया कि हमें 10 करना है, इसका मतलब तुम दोनों को क्या करना है, 5-5 कम करना है। ये तो सिंपल नियम हो गया। लेकिन जब हम देखेंगे, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल अभी आपको मैं बताऊंगा, मैं उससे पहले आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं जिससे आप उसको जल्दी समझ जाएं। जब हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा यार, जब ये दोनों को मैंने बराबर करने के लिए कह दिया, तब जबकि सेकंड फर्म की मार्जिनल अबैटमेंट कॉस्ट कम है, फर्स्ट फर्म की मार्जिनल अबैटमेंट कॉस्ट ज्यादा है और दोनों को कहा जा रहा है कि तुम 5-5 अबैटमेंट करिए, 5-5 यूनिट से अबैटमेंट करिए, कम करिए, यूनिट्स हो, परसेंटेज हो, कुछ भी। अगर ये दोनों बराबर अबैटमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि कॉस्ट हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, सोशल कॉस्ट हमें ज्यादा आ रही है। लेकिन जब उसी चीज को इनको ट्रेडेबल राइट्स दे दिए जाते हैं, तो ये जो अभी आप में से परमवीर जी ने बताया कि वो फर्म जिसकी मार्जिन अबैटमेंट कॉस्ट ज्यादा आ रही है, उस वो तब तक इसको खरीदेगा जब तक कि उसकी जो मार्जिन अबैटमेंट कॉस्ट, उसको खरीदने की जो कीमत है, वापस नोट करिएगा, आपके आंसर इस प्रकार से होने चाहिए कि मेरे को खरीद तो रहा हूं, लेकिन वो खरीद रहा हूं तो वो मिल कितने में रहा है, जो खरीदने की जो कीमत है उसकी तुलना में मार्जिनल अबैटमेंट कॉस्ट अगर ज्यादा है और कीमत कम है तो मैं खरीद लूंगा, सिंपल बात है। और ये तब तक बेचता रहेगा जब तक इसको वापस इधर प्रॉफिट हो रहा, इसकी जो कम करने की कॉस्ट और इसको बेच रहा है उससे क्या मिल रहा है, फायदा। तो इकोनॉमिक्स में आपको हर चीज को लाभ और हानि से देखना है, हर चीज में ये देखना है कि ये बेचेगा तो कब बेचेगा, कब तक खरीदता रहेगा, ये खरीदेगा तो कब तक खरीदेगा और ये बेचेगा तो कब तक बेचेगा। वापस सुनिए, जब जो जिस फर्म की मार्जिनल अबैटमेंट कॉस्ट कम है वो बेचेगा, लेकिन तब तक बेचेगा जब तक उसको मिलने वाली प्राइस ज्यादा है। ये तब तक खरीदेगा जब तक इसको अबैटमेंट करने की जो कॉस्ट आ रही है उसकी तुलना में ये खरीद ले, वो प्राइस कम पे करनी पड़ रही है। आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। यही पूरा आपका ट्रेड परमिट का जो सिस्टम है वो इस कारण से डेवलप होता है और इसके बाद हम अल्टीमेटली एक जो रिजल्ट पे पहुंचते हैं वो ये आता है कि पहले वाले की तुलना में जब मैंने दोनों पर बराबर
भार दिया था कि दोनों को 5-5 यूनिट कम करना। उसकी तुलना में जब हम इनको ट्रेडेबल ट्रेड परमिट्स दे देते हैं, ट्रेड के राइट्स दे देते हैं, और ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी पहली वाली फर्म में क्या होगी, वो पॉल्यूशन करती रहेगी, लेकिन वो अपने परमिट इससे खरीदे, मतलब वो क्या करा रही है, अपना काम दूसरों से करवा रही है। यहां पे आप देखिए, नोट कीजिए, फर्म ए और फर्म बी, अगर फर्म ए अपना काम बी से करा सकते हैं, हम ये अलाउ कब कर दिया, हमने इनको ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान देने की बात है। तीसरा जो लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग काफी कुछ समझ चुके हैं, इकोनॉमिक्स अब आपके जहन के अंदर घुस चुकी है। लास्ट मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि मैंने आपको बताया कि खरीदेंगे बेचेंगे, मैंने इनको ट्रेडेबल राइट्स दिया, पहले वाली कंडीशन में ट्रेडेबल राइट्स नहीं दिया था, तो वो ज्यादा इनएफिशिएंट था, ये ज्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन के ऊपर हम पहुंच गए। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि ये उस स्तर तक खरीदते बेचते रहेंगे जब तक कि इन दोनों की मार्जिनल अबैटमेंट कॉस्ट दोनों की ही बराबर नहीं हो जाती, और हम अल्टीमेटली पहले की तुलना में हमारा जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब इस पूरे के अंदर जो हमने इसको समझा, इस पूरे ट्रेड परमिट्स को समझा, जिसके अंदर भी हमने इन दोनों को ट्रेड करने के लिए परमिट कर दिया, ठीक है। अब अपना प्रश्न आता है आप लोगों के लिए कि जब मैंने इन दोनों को ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया और ये आपस में ट्रेड करते हैं, फ्री फ्री है इनका ट्रेड, और इस लेवल तक ये ट्रेड करते रहेंगे जब तक कि इनकी मार्जिन अबैटमेंट कॉस्ट दोनों की बराबर नहीं हो जाए, उस लेवल तक ये करते रहेंगे। अब आप यहां बताइए कि इसकी जो प्राइस थी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो प्राइस कैसे होगी? वो सिंपल प्राइस लो से ही डिसाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, पहले 8 रुपीज में, $8 में एक यूनिट ट्रेड का मिल रहा था, यानी अगर इसको एक यूनिट खरीदना है, फर्म ए को फर्म बी से एक यूनिट परचेज करना है, तो उसे 8 रुपए देने पड़ रहे थे। अब अगली बार क्या उसे 8 देने पड़ेंगे, 9 देने पड़ेंगे, या 7 देने पड़ेंगे? अगली यूनिट खरीदने के लिए, फिर वापस अगली यूनिट खरीदने के लिए कितने रुपए देगा? विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे टू परचेज द ट्रेड पॉल्यूशन यूनिट्स। वेरी गुड, और अगली बार 6 देगा। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? तो ये वापस आपका वही, हाँ, वही नियम है, मतलब कि मैं जो चीज़ मेरे पास आती जाए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। क्लियर हो गया ना? हाँ, धीरे-धीरे कम होता जाएगा, इसलिए अब इसको विलिंगनेस की करती जाएगी। ठीक है, चलिए, अब आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और मुझे अब लग गया कि आप लोग एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स का जो भी अगर कोई क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन अगर आते हैं, तो आप लोग ढंग से उसको कर पाएँगे। फाइनली मैं अपनी जो पीडीएफ है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, 2-3 स्लाइड्स हैं, आप थोड़ा-सा देख लें, क्योंकि अब आप लोग को पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? ये हम यहाँ से पढ़ चुके हैं, रेगुलेशन वगैरह। यहाँ इसी को अगर कोई पूछना हो तो पूछ सकता है, वो पुराने वाले में।
अगर आपने इसको देखा हो। अभी अभी मैं आज कर दूंगा, मेरे क्या कुछ इसमें थोड़े बहुत करेक्शन थे इसके, तो मैंने कर दिया। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ तक एक्सटर्नलिटीज तक हम कर चुके थे, राइट टू पॉल्यूट, पॉल्यूशन परमिट ट्रेडिंग। ठीक है, आज हम इसको थोड़ा सा देख लें। आप ये एग्जांपल आप लोगों को वैसे समझ में आ गया है, पर मैं तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ इसमें। जो ट्रेडेबल परमिट्स होते हैं वो क्या है? ए मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट एस्टेब्लिश ए मार्केट फॉर राइट्स टू पॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रेडेबल परमिट है ना, इसके अंदर क्या राइट मिल रहा है कि आप पॉल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ट्रेडिंग करने का मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो नई चीज है जो कि आप लोगों को आज अभी समझ में भी आई इसको, यही चीज वर्क कर रही है पूरे वर्ल्ड में अभी। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज ट्रेडेबल परमिट्स बेच रहे हैं, जिसे हम कार्बन क्रेडिट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी आपने कुछ दिनों पहले, अगर आप में से कुछ लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, तो एलन मस्क ने कुछ 700 करोड़ रुपीस देने का वादा किया था। उसमें आज कल परसों पेपर में आया था, एलन मस्क वाला है ना। अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो उसको थोड़ा सा आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा। मैं उसकी भी आपको एक कटिंग, अगर आपने सवाल रखी हो तो अच्छी बात है कि राजस्थान किस प्रकार से उसके ऊपर वर्क कर रहा है। सोलर एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहा है राजस्थान गवर्नमेंट, प्लस साथ ही साथ में पवन ऊर्जा के ऊपर वर्क कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे जो साधन है जिससे कि कार्बन क्रेडिट परचेज किए जा सकते हैं। ठीक है, प्लांटेशन वगैरह कर रही है, तो ये कार्बन क्रेडिट्स हैं, ये ट्रेडेबल परमिट्स हैं। तो फॉरेन जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अपने पॉल्यूशन लेवल को कम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनकी उनके यहाँ पे जो अबेटमेंट कॉस्ट है, मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट उनकी क्या है, बहुत ज्यादा है। और वो ऐसे कंट्रीज जहां पे मार्जिन अबेटमेंट कॉस्ट कम है उनसे ट्रेड कर रहे हैं। अब ये पूरा सिस्टम आज आप लोगों ने एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लिया कि हम उसके क्रेडिट खरीदेंगे तो हमारी, हम अगला वाला कब देंगे, क्यों खरीदेंगे? जब हमें प्राइस कम होगी, वो कब खरीदेंगे, और हम कब बेचेंगे तो हमें कम प्राइस मिलेगी। तो इसका एक मार्केट क्रिएट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर कार्बन क्रेडिट्स परचेज और सेल किए जा रहे हैं। ये इसी चीज का ये था एग्जांपल जो एलन मस्क का आपने परसों पढ़ा था इसमें न्यूज़पेपर में। तो ये आपको पॉल्यूशन की राइट दे रहा है, राइट टू पॉल्यूट बाय इशूइंग ट्रेडेबल पॉल्यूशन क्रेडिट और अलाउंसेस, बाय एंड सेल अलाउंसेस बेस्ड ऑन फर्म्स एक्सेस टू अबेटमेंट टेक्नोलॉजी एंड देयर कॉस्ट। ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, जो अभी आपने देख भी लिया था कि अबेटमेंट टेक्नोलॉजी की एक पर आपकी एक्सेस कितनी है और उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बाइंग एंड सेलिंग किस प्रकार से होगी, कौन बाय करेगा, कौन सेल करेगा, किस प्राइस पर बाय किया जाएगा, किस प्राइस पे सेल किया जाएगा, और कब तक बाइंग एंड सेलिंग चलती रहेगी। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन क्रेडिट। क्या होते हैं? ट्रेडेबल परमिट्स इशूड फॉर एमिटिंग बिलो एन एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, एक स्टैंडर्ड से बिलो एक स्टैंडर्ड तय कर दिया जाता है कि इस स्टैंडर्ड तक ही हम पॉल्यूशन कर सकते हैं, पॉल्यूशन किया जा सकता है। वो जो ट्रेडेबल परमिट्स हैं उसे कहा जाता है पॉल्यूशन क्रेडिट। और पॉल्यूशन अलाउंसेस क्या है? ट्रेडेबल परमिट्स दैट इंडिकेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ पॉल्यूशन दैट मे बी रिलीज, कि मैक्सिमम लेवल ऑफ पॉल्यूशन कितना किया जा सकता है वो पॉल्यूशन अलाउंसेस से बताया जाता है। और पॉल्यूशन क्रेडिट के केस के अंदर एक लिमिट तय कर ली जाती है कि इससे ज्यादा पॉल्यूशन, जो स्टैंडर्ड तय कर दिए जाते हैं, सॉरी, जिससे ज्यादा की पॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। तो पॉल्यूशन अलाउंसेस क्या करते हैं? मैक्सिमम लेवल ऑफ पॉल्यूशन को अलाउ करते हैं, जो कि अभी अपन एग्जांपल में देखेंगे इसके अंदर की, जहां पर दोनों की एमईसी बराबर हो जाती है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम सीधे एग्जांपल पे आ जाते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, ये जिस बुक से लिया गया उसको हम थैंक्स दे देते हैं। एक तो थॉमस एंड कैलिन की जो बुक है, उससे मैंने इस एग्जांपल को सीधा उठाया, एज इट इज फोटोकॉपी आपके प्रिंट करके दे दिया है मैंने इसको। तो बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हुआ है, तो सपोज कि जिस सिटी की हम बात कर रहे हैं जहां पर दो पॉल्यूटर हैं, दो फर्म हैं, और वो टोटल जो सिटी का पॉल्यूशन है वो 20 यूनिट से है। ठीक है, अब वो किसी भी चीज में जिसमें मेजर किया जाता है उसके अंदर होगी, पर उसकी हमने यहाँ यूनिट 20 लिख ली। और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पॉल्यूशन को कितना करना है, 10 यूनिट्स करना है। ठीक है, इसका और फिर गवर्नमेंट क्या कर देती है कि हर प्रोड्यूसर, जो दो प्रोड्यूसर है, आंख बंद करके उन दोनों को कह देती है। आंख बंद करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी न तो उन्होंने टोटल कॉस्ट देखी, ना मार्जिनल कॉस्ट देखी, और न उनको ट्रेडेबल राइट्स दे रखे हैं गवर्नमेंट ने।
अभी जब तक हम ट्रेडेबल राइट्स नहीं दे रहे हैं उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें सिटी एरिया का जो पॉल्यूशन लेवल है उसको आधा करना है, 20 से घटा के 10 करना है। इसलिए हमारे यहाँ पर 2 फर्में हैं जो कि पॉल्यूशन कर रही है, तो दोनों को 5-5 यूनिट क्या करना है, कम करना है। ठीक है, पहले दोनों का कितना होगा जो भी हो, लेकिन दोनों को हम अलाउ कितना कर रहे हैं, ये जो अभी मैंने बताया ना आपको अलाउ करना, तो ये अलाउ अब हम कितना करेंगे कि हर फर्म, 2 फर्म है, हर फर्म 5 यूनिट का परमिट दिया गया उसको। तो गवर्नमेंट क्या दे रही है अभी, केवल 5 यूनिट्स का परमिट दे रही है कि आप 5 यूनिट तक पॉल्यूशन कर सकते हैं, अलाउ कर दिया गया। इसके अंदर ना तो ये देखा जा रहा है कि दोनों की मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ठीक है, इस चीज को उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब यहां हम जाते हैं, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं। देखिए फर्म 1 और फर्म 2, फर्म 1 में आप देखिए टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्म 1 कितना है, इज इक्वल टू 1.25 A1 स्क्वायर, या स्क्वायर था जो ये 2 इधर आगे, तो इसको आप समझ लीजिएगा 1.25 A1 स्क्वायर, यानी ए फर्म का A1 आपका इसका अबेटमेंट लेवल, ठीक है, ए इज अबेटमेंट एंड मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट 1 की अगर हम निकालेंगे तो इसका जो स्क्वायर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.25 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 A1 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्म की टोटल अबेटमेंट कॉस्ट है और मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट है। इसी प्रकार फर्म 2 की अबेटमेंट कॉस्ट आपको दे रखी है जो कि फर्म 1 की तुलना में बहुत कम है। देखिए यहाँ पे 1.25 थी और यहाँ पे 0.3125 ए टू द पावर 2, और ये आपकी मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट भी इसकी, जो इसकी यहाँ पे मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट 2.5 आ रही थी, जबकि इसकी मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट क्या थी 0.25625। ठीक है, इसका मतलब फर्म 2 की जो मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट है वो फर्म ए की तुलना में बहुत ही कम है। और गवर्नमेंट दोनों को 5-5 यूनिट तक के परमिट दे देती है कि आप दोनों 5-5 यूनिट तक का पॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग इस केस में अलाउ नहीं है। तब हम देखते हैं कि इन दोनों की क्या स्थिति होगी। जो पॉल्यूटर 1 है आप उसको देखिए, उसकी करंट पॉल्यूशन लेवल उसका 10 है, पॉल्यूटर 2 का भी करंट पॉल्यूशन 10 है, दोनों को परमिट केवल 5-5 का मिला है, यानी कि दोनों को 5-5 यूनिट क्या करना पड़ेगा, अबेटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अगर 5 यूनिट अबेटमेंट करते हैं तो इनकी फर्स्ट की मार्जिन अबेटमेंट कॉस्ट होगी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5, और सेकंड की जो और इसकी जो टोटल अबेटमेंट कॉस्ट होगी 1.25 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये आपकी टोटल और मार्जिनल कॉस्ट आ गई। इसी प्रकार से फर्म 2 की आप टोटल और मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं जब अबेटमेंट लेवल केवल 5 हो। यहां पर आप जो देखिए कि इन दोनों की जो टोटल अबेटमेंट कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, लगभग 37-38 के आसपास आ रही है। ठीक है, 31.25 और 7.81, और मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट फर्स्ट फर्म की 12.5 है जबकि सेकंड फर्म की 3.125 है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि टोटल अबेटमेंट कॉस्ट हमारी आ रही है लगभग $38 के आसपास। अब हम आगे एक स्टेप चलते हैं और इन दोनों को ही परमिट दे देते हैं कि तुम ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड की सिचुएशन बन रही है, इन दोनों की मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट में बहुत ज्यादा अंतर है, तो अगर इन्हें ट्रेड के राइट्स दिए जाते हैं और पॉल्यूशन के राइट्स दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में वो आपस में एक दूसरे से ट्रेड करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल उस एक यूनिट जो ट्रेड किया जाता है पॉल्यूशन का, उस यूनिट के लिए हम कॉस्ट ₹8 रख लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम सेकंड स्लाइड में भी देखेंगे। ये देखिए आप, if trading is allowed and cost of the one permit is, यानी कि 1 यूनिट ऑफ पॉल्यूशन इज $8। अब इस कंडीशन में आप देखिए करंट पॉल्यूशन लेवल 10 है। अब अगर हम 1 यूनिट इसको कम कर सकते हैं तो इसकी परमिट कितना होगा, ये 6 करेगा फर्स्ट फर्म, और अबेटमेंट कितना करना पड़ेगा, केवल इसको 4। पहले इसको यहाँ दोनों 5-5 थे, लेकिन अब इसका परमिट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 यूनिट किससे खरीद रहा है, फर्म 2 से। ठीक है, तो इसका परमिट बढ़ गया, 6 का हो गया, और इसका अबेटमेंट रिक्वायरमेंट कितना हो गया, 5 से कम होके 4 हो गया। इसी प्रकार से पॉल्यूटर 2 देखिए, पहले वो 10 करता था, अब उसका परमिट कम हो गया क्योंकि उसने अपना एक राइट किसको बेच दिया, पॉल्यूशन का फर्म 1 को बेच दिया, तो उसका 4 हो गया, और उसको अबेटमेंट रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ गई है, 5 से 6 हो गई। इन दोनों कंडीशन में आप वापस मार्जिनल एवरेज कॉस्ट को देखिए तो आपको पता लगेगा कि अब जो मेरी टोटल कॉस्ट, अब देखिए टोटल कॉस्ट में दो चीजें आपको एक जगह पे ऐड करनी पड़ेगी और एक जगह पे लेस करनी पड़ेगी, जो कि ₹8 है। अब यहाँ पे फर्म 1 की अगर हम बात करें
तो उसने एक परमिट किससे लिया है? ट्रेड का, ट्रेड करके परचेज किया है, इसलिए इसकी कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट 20 आ रही है उसकी जगह 28 हो जाएगी, 8 बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से फर्म बी की जो टोटल कॉस्ट है उसमें क्योंकि उसने पर दिया है, सेल किया है, इसलिए इसकी रेवेन्यू आएगी, प्लस होगा ये। तो यहाँ पर उसकी जो कॉस्ट है, टोटल अबैटमेंट कॉस्ट, उसमें से इसको हमें लेस करना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका 3.25। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब जो मेरी टोटल अबैटमेंट कॉस्ट जो एक्चुअल आ रही है वो कितनी हो गई? 28 और 3 यानी कि 31 के आसपास, जबकि पिछली पहली में कितना था ये? 38 के आसपास। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमने इनको ट्रेड के राइट्स दिए और ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन रही थी क्योंकि मार्जिनल अबैटमेंट कॉस्ट में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो जैसे ही हमने इनको ट्रेड के राइट्स दिए, हम ज्यादा एफिशिएंट लेवल पे पहुंच गए क्योंकि हमारी टोटल जो कॉस्ट है अबैटमेंट की वो क्या हो गई? कम हो गई। यही इसके पीछे लॉजिक है। अब यहाँ भी आप देखिए, क्या अभी भी ट्रेड की पॉसिबिलिटीज हैं? अगर इन्हें और परमिट किया जाए तो हम कहेंगे हैं, क्योंकि अभी भी मार्जिन अबैटमेंट कॉस्ट फर्स्ट की 10 आ रही है और सेकंड की 3.75 है, मतलब कि इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब अभी भी ट्रेड अगर परमिट किया जाता है तो ट्रेड होगा और उससे हम एक लेवल तक या इक्विलिब्रियम इक्वी मार्जिन जो स्टेज है हमारी, जिसमें दोनों की मार्जिन अबैटमेंट कॉस्ट सेम हो जाए, वहां तक पहुंच सकते हैं। थर्ड कंडीशन देखते हैं, अगर इनको कंटिन्यूअसली अलाउ किया जाए और फॉर एग्जांपल इसकी जो प्राइस, जैसा कि अभी आप में से बताया था कि अब पहली वाली में सपोज 8 है तो अगली वाली में कितनी होगी? 7 और उसके बाद में 6। उसी को हम फॉलो करते हैं और उसी को हम देखते हैं। तो अगला जो आपका स्टेज आता है वो देखिए, ये मैंने उसकी प्राइस लगा दी है आपके लिए 8 7 6। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, बाकी इस एग्जांपल को थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए किया गया है। अगर इस कंडीशन में देखें तो हम ये देखेंगे कि इसने कितने परमिट ले लिए? इसने 3 ले लिए यहाँ पर। तो 3 ले लिए, इसका मतलब अब इस पहले 5 का परमिट था इसके पास गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में, अब 3 ले लिए, मतलब ये 8 का परमिट इसके पास आ गया। तो अबैटमेंट इसको कितना करना पड़ेगा? केवल 2 यूनिट्स का। इसी प्रकार से सेकंड पॉल्यूटर को देखेंगे तो पहले इसको 5 का था लेकिन इसने अपने 3 परमिट बेच दिए, तो अब इसको परमिट कितने का हो गया? केवल 2 का। और इसको अबैटमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? क्योंकि 3 बेच दिए तो अबैटमेंट करना पड़ेगा, तो 8 यूनिट्स का इसको अबैटमेंट करना। यानी कि हम इस पूरे ट्रेड में ये देख रहे हैं कि जो ओनस है, ओनस टू अबैट, यानी कि पॉल्यूशन को कम करने का जो ओनस है, बर्डन है, वो किस व्यक्ति के ऊपर आता जा रहा है? वो उस व्यक्ति के ऊपर आता जा रहा है जो कि पहले से अच्छा काम कर रहा है। यहाँ मैं अभी आपको एक अच्छी फिलॉसफी भी बताऊंगा जो कि आप और मैं हमेशा फेस करते रहते हैं, उसको भी अभी आप इस एग्जांपल के बाद समझेंगे। तो ये आप यहाँ देखिए कि जब हमने ट्रेड परमिट किया तो ट्रेड परमिट करने पर क्या हो रहा है? एक व्यक्ति जो कि पॉल्यूशन कर रहा है, ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन उसकी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा थी, तो इस कारण से उसको उसने ट्रेड अलाउ करने पर उसने उस व्यक्ति से अपने पॉल्यूशन राइट्स परचेज कर लिए और वो अब परमिट कितना हो गया? 5 की तुलना में उसको 8 हो गया और इसका परमिट कितना रहा? 2 परमिट रहा। ठीक है, तो ये केवल और केवल मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार की सिचुएशन हमारे पास आ रही है। और इस सिचुएशन के अंदर जो कि मैंने यहाँ पे ये कॉस्ट लगाई है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है? देखिए, 3 परमिट खरीदने हैं बेचने की, 21 हो रही ना, 21, ये सॉरी 5 होगा, सॉरी ये, और इसको 5 14 15 इसको 5 कर दीजिए, सॉरी है ना, यहाँ गलत है। अभी तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, बाद में कर लेंगे। देखता है, इसको मैं चेंज कर, इसको आप 5 कर लीजिए, है ना, 6 की जगह 5 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 3 परमिट परचेज इज 20 और यहाँ पे भी 3 परमिट सेल की इसकी जो प्राइस मिलेगी रेवेन्यू इज 20। ठीक है, और इस केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये स्टॉप हो जाएगा ट्रेडिंग, बिकॉज दोनों की जो मार्जिन अबैटमेंट कॉस्ट है वो कितनी हो गई? 5 हो गई। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। और यहाँ पे अब जो टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है?
25। क्लियर? हुँ, हुँ, हाँ। सही है। नहीं, पनिशमेंट नहीं है। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो उसको खरीद लेगा। वो इसलिए खरीदेगा क्यों? क्योंकि उसको खरीदने में फ़ायदा हो रहा है और इसको बेचने में फ़ायदा हो रहा है ना? तो इसलिए इनको जब हम ट्रेड अलाउ करते हैं, तो इस प्रकार की ये सिचुएशन बनती है। ठीक है? अब आप में और मैं हमने जब बताया था, आप देखिए ऐसा ही सोसाइटी में भी होता है। आपके ऑफ़िस में या आपके वहाँ पे कार्यालय में 2-4 आदमी होंगे। एक आदमी जो पहले से अच्छा काम करता है, उसको सारे काम दिए जाते हैं। कभी उसको नहीं दिए जाते जो नहीं करता। तो ये इसका स्पेशलाइज़ेशन कम करने में है, तो इसको कहा जा रहा है तू और कम कर। उसको कहना है तू ज़्यादा कर रहा है, तो इसको तू और ज़्यादा कर। और वही चीज़ कॉस्ट में भी रिज़म्बल हो रही है। तो ये दोनों तब तक ट्रेड करते रहेंगे जब तक कि इनकी मार्जिनल अबैटमेंट कॉस्ट क्या हो जाती है सेम। ये बड़ा एक बहुत ही सिंपल और अच्छा एग्ज़ाम्पल मुझे लगा था। क्योंकि बाकी तो आप इसको थ्योरेटिकली अगर पढ़ते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा इसको पढ़ने में। तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको शेयर करते हैं। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा-सा इसको चेंज करना है, इसको $5 करना है आपको थर्ड में, तो टोटल 20 हो जाएगा। अदरवाइज़ ये 21 हो रहा है इसमें, ठीक है? चलिए, आई थिंक आपको क्लियर हो गया अब ये ट्रेडिंग वाला तो कांसेप्ट? अब इसमें किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको देख सकते हैं। मेनली हमारा है दोनों की मार्जिन अबैटमेंट कॉस्ट कम से इक्वल होने पे यानी मार्जिनल जो हमारा प्रिंसिपल है, उसी के ऊपर अपन शुरू से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जो एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स है उसमें स्टार्टिंग से एंडिंग तक हम इसी इसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए जो पॉल्यूशन चार्ज की हम बात कर रहे थे कि पॉल्यूशन के ऊपर चार्ज लगाना चाहिए, जो अपन ने टैक्स में अंदर पढ़ा था या सब्सिडी में पढ़ा था। और उसी को मैं पॉल्यूशन चार्ज को हम पॉल्यूशन परमिट से कंपेयर कर रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो ये आती है कि जब हम पॉल्यूशन चार्ज लगाते हैं तो अगर गवर्नमेंट की फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को परमिट्स अलाउ नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि परमिट से क्या हो रहा है, फर्म आपस में अपनी रेवेन्यू वो कर रही है, इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है, सोसाइटी को उसको कोई बेनिफिट नहीं। जबकि टैक्स के केस में रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट का हो रहा है और सोसाइटी के ऊपर वो खर्च होगा। जबकि पॉल्यूशन परमिट्स अलाउ करने पर फर्म आपस में एक दूसरे को पैसा लेना देना करेगी, ट्रांसफर पेमेंट्स होगा केवल, है ना? सोसाइटी को उसको कोई बेनिफिट नहीं है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू जनरेशन इस केस में नहीं हो रहा है। सेकंड अगर आप और जो इंपॉर्टेंट चीज देखें तो ये है कि जो ये सिस्टम अभी अपन ने देखा, जो ट्रेडिंग का सिस्टम था, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम था। ठीक है? फ्लेक्सिबल सिस्टम इसलिए था क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आप जो ट्रेड कर रहे हो, उससे ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको अपना प्रोडक्शन कम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। जो हमने पीगू 1 के केस में देखा था, जब पीगू गिरा था यार सोसाइटी को जो कॉस्ट आती है पूरी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट जो पूरी सोसाइटी को आ रही है, वो पूरी कवर हो जाए इतना उसका आउटपुट लेवल कम हो जाना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा-सा और ज़्यादा डिटेल में जाएँगे पीगू को, तो आपको लगेगा जब हम प्रोडक्शन ही कम कर देंगे, आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो आप प्रोडक्शन को अगर किसी भी कंडीशन में कम करते हो, यहाँ पे देखिए इस कंडीशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन कम नहीं करता है। यहाँ पे आपका वो उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है जो ऑलरेडी उसकी जो कॉस्ट है वो कम आ रही है। और जिसकी कॉस्ट अबेटमेंट की ज़्यादा आ रही है, उसके ऊपर बर्डन कम है। इस कारण से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ परमिट्स कैन बी एडजस्ट परमिट कितने होंगे, उसकी प्राइस क्या होगी, वो सब एडजस्ट कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव कि हमारा एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज़ मुझे 10% कम करना है, 20% और मैं अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लेता हूँ। पॉल्यूशन परमिट के केस में आप ये इंश्योर कर लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। जबकि टैक्स में हम ये एंश्योर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है फर्म टैक्स दे दे और कहे कि हाँ, मुझे तो मेरे पॉल्यूशन करना है तो करती रहे, कोई उसमें रोक नहीं सकता उसको। तो ये एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि टैक्स के केस के अंदर या पॉल्यूशन चार्ज के केस में जैसे कि बताया कि हेलमेट लगाने पे आपका चार्ज ले लिया गया। अब चार्ज लेने में कुछ लोगों को अगर वो चार्ज बहुत कम होगा तो वो देखेंगे यार हेलमेट लगाने की क्या ज़रूरत है। तो इसी प्रकार का ये चीज़ है कि अगर फर्म को लगेगा मेरे तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मैं उसको अबेटमेंट करूँगा, नई नया प्लांट एंड मशीनरी लगाऊँगा या उसमें कोई इक्विपमेंट लगाऊँ तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इससे तो अच्छा कि जो टैक्स लग रहा है लगने दीजिए।
ठीक है? तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। और ये इसका एक प्लस पॉइंट हो सकता है पॉल्यूशन परमिट के केस में कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि हमें तो पॉल्यूशन टन 10 ही चाहिए, 10 से बढ़ना नहीं चाहिए, 10 से बढ़ा तो आपके ऊपर चार्ज है और आपको इतना लेवल से ज्यादा आप पॉल्यूशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग एस्टेब्लिशेस प्राइस ऑफ ए राइट टू पॉल्यूट विदाउट आउटसाइड इंटरवेंशन। इसके अंदर आउटसाइड इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है और फर्म्स को अपने आप में एक राइट टू पॉल्यूट मिल जाता है, जबकि राइट टू पॉल्यूट यहाँ पर टैक्स के केस में नहीं मिलता। एंड गवर्नमेंट हैज टू सर्च फॉर द प्राइस दैट विल ब्रिंग अबाउट रिक्विजिट अमाउंट ऑफ अबेटमेंट। यानी कि इस केस में जो चार्ज वाला केस था या पिगोन टैक्स था, उसके अंदर गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितना टैक्स लगाएं जिससे कि हमारा जो एबेटमेंट लेवल है वो हमें मेंटेन कर पाए। और इसमें मैंने आपको कुछ जो केसेस अभी बताए, उस केस में ये जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति उसकी अगर परवाह नहीं भी करेगी, या ठीक है मेरे तो इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं आए, तो उस केस में गवर्नमेंट के जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं हो पाएंगे अगर वो टैक्स भी लगाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग ड्रिंक कम करें या नहीं करें, तो क्या टैक्स उसको रोक पाया है क्या? हम आप में से मेरे ख्याल से सभी कहेंगे नहीं सर टैक्स तो नहीं रोक पाया, जबकि एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर 100%। तो 100% होने के बावजूद भी वो चीज़ खत्म नहीं हो पा रही। तो इसी यही सेम चीज़ है कि जो बैड्स हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस प्रकार से अभी लीकर का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि लीकर के कंजम्पशन को, क्योंकि वो बैड है सोसाइटी के लिए, बैड कंजम्पशन है, उसको कम करने के लिए तो गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम पे जाती है, तो वो उसके लिए इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो ये जो पॉल्यूशन परमिट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू टैक्स सिस्टम। तो आपने टैक्स भी पढ़ा, ये सब्सिडी भी देखा और लास्ट में आपका परमिट था। तो इन तीनों को आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। आपको कोई बुक मेरे ख्याल से पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और यहीं मैं अपना प्रेज़ेंटेशन वाइंड अप करता हूँ। आपकी कुछ क्वेरीज़ हो तो बताएँ? हुँ, बताइए। हुँ, हुँ, हुँ। तो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है उनको। नहीं, नहीं, वो 5-5 वाला तो मैंने कहा ना गवर्नमेंट को अपना लेवल एक तय करना था, जैसे कि मुझे इतना लेवल पहले 20 था, ठीक है? अब 20 को गवर्नमेंट ने पहले तो हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया वो ये था कि 20 था, 20 को गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हमें इसको आधा करना है, 10 करना है। तो 10 करने पे पहले तो हमने कर दिया उनको दोनों को 5-5, है ना? मैंने बराबर। तो अब बराबर अगर करते हैं तो उस केस में हमने देखा कि कॉस्ट हमारी 38 आ रही थी। और जैसे ही उनको हमने राइट दे दिया ट्रेड करने का, तो वो फर्म जो कि जिसकी मार्जिन अबैटमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, वो परचेज़ करेगी। वो पॉल्यूशन तो करती रहेगी, लेकिन वो पॉल्यूशन की राइट्स को परचेज़ कर लेगी। ये दूसरी वाली 2 ही तो फर्म थी ना इस एग्ज़ाम्पल में 2 ही हैं। वैसे जनरली 2 फर्म नहीं अभी बहुत सारी फर्म्स हैं, है ना? और अभी बहुत सारे कंट्री हैं। ये चीज़ जो अभी हम ट्रेड परमिट्स पढ़ रहे हैं, ये अभी फर्मों के बीच में नहीं चल रहा है। ये रियल वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज़ के बीच में चल रहा है ना? रियल वर्ल्ड में कंट्रीज़ के बीच में चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस है। जो जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड सबमिट होती हैं, उन सबमिट में एक तय चीज़ की जाती है कि हम अपने वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, जैसे सपोज़ पहले 3 डिग्री बढ़ा था, तो हम उसको अब 2.5 डिग्री बढ़ाएँगे, ठीक है? अब 2.5 डिग्री बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वर्ल्ड के हर कंट्री को उनके पॉल्यूशन के हिसाब से उनको टारगेट्स दे दिए जाते हैं कि आपको इतना ही कम करना है और अगर इस केस में अगर आप नहीं कम कर पाते हो, तो आप कार्बन क्रेडिट्स परचेज़ कीजिए। यानी कि अगर आप कोयले से या फिर पुरानी वाली चीज़ों से अभी भी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसका इस्तेमाल करते हो एज़ अ एनर्जी, तो आप उन कंट्रीज़ से, उन जगह से जहाँ पर इसका नहीं हो रहा, तो उसको वहाँ प्रमोट कीजिए ताकि वो सोलर एनर्जी वहाँ पे बनाएँ, विंड एनर्जी वहाँ पर बनाएँ, ठीक है? और फॉसिल फ्यूल्स को वो कम कंज़्यूम करें। ये जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, हाँ, ये जब आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे तो उसमें आजकल इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एक एक आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें बाइसिकल बनी हुई है, आप देखना।
है ना? वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से मैंने उस वीडियो को बनाया था। उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से आज पूरे वर्ल्ड में एक बाइसिकल बन रही है। इतने एफिशिएंट लेवल के ऊपर वर्ल्ड वर्ल्ड में काम होता है कि उस बाइसिकल के 50 पुर्जे हैं सपोज़, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जो लास्ट अभी आई थी, उसमें पहला उसकी पिक्चर ही उसके ऊपर बाइसिकल बनी हुई थी। मतलब वो ये बता रहा था कि एक बाइसिकल बनने के लिए जो 50 पुर्जे हैं, वो हर कंट्री से सुपर स्पेशलाइज़ेशन के बाद अलग-अलग कंट्रीज़ से मँगाए जाते हैं, देन उसको असेंबल करके कोई एक कंट्री बेच रहा है। इस प्रकार से एक छोटी-सी चीज़ आज वर्ल्ड में बन रही है। तो वर्ल्ड ट्रेड का जो लेवल है, वो आप उस वीडियो में समझ सकते हैं कि किस लेवल पे वर्ल्ड ट्रेड पहुँच चुका है। तो वो आप वीडियो थोड़ा-सा देख लें, तो आपको और थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है और उसमें सुपर स्पेशलाइज़ेशन की और उसमें वो टर्म मुझे अभी याद नहीं है, उस स्पेशलाइज़ेशन की बात की गई उसके अंदर। तो इसी ये परमिट्स जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, अभी वर्ल्ड लेवल पर जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, वो उसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ में ली जा रही है, वो पॉल्यूशन परमिट्स है। क्योंकि ये बहुत हाइली कॉस्ट इफेक्टिव है। जो कंट्री जो कि ऑलरेडी पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और अगर वो पॉल्यूशन लेवल कम करना चाहते हैं, इसका मतलब या तो उन्हें पूरा अपना अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जो मशीनरी लगी हुई है, वो उसको चेंज करनी पड़ी। जैसे हमने देखा था ना उसमें हेटेरोजेनियस फार्म में कुछ ओल्ड फार्म थी और कुछ न्यू फार्म थी। वो ये सारे छोटे-छोटे मॉडल हम पढ़ रहे हैं। इससे आप एक बड़े अनुमान लगा सकते हैं। ओल्ड फार्म और न्यू फार्म मतलब कि जो एक अमेरिका हमसे दो 100 साल पहले आज़ाद हो गया। तो इसका मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन पहले हो गया। तो उन लोगों के यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा होगा क्यों? क्योंकि उनकी जो मशीनरी होगी वो पुरानी होगी और हम अगे सभी अभी मैं इंडस्ट्रियलाइज़ेशन शुरू करता हूँ, तो मैं अब जो भी नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें वो यूज़ कर रहा हूँ। आपके फादर जो स्कूटर यूज़ करते थे उस वो उसका पॉल्यूशन लेवल आप जो स्कूटी चलाते हैं उससे नो डाउट ज़्यादा ही हुआ होगा। और नेक्स्ट जनरेशन जो स्कूटी चलाएगी या बाइक चलाएगी, कार चलाएगी जो कि इलेक्ट्रिक होगी, तो उससे पॉल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ-साथ अब तो नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है तो सेम चीज़ प्रोडक्शन के केस में है। जिन जिन मशीनरी से आप प्रोडक्शन करते हो, वो भी अब नई मशीनरी इस प्रकार से आ रही है जिसके अंदर पॉल्यूशन लेवल ऑलरेडी कम है। नई मशीनरी इस प्रकार की आ रही है जो कि फॉसिल फ्यूल को यूज़ ही नहीं करती। फॉसिल फ्यूल यूज़ करने का मतलब कि पहले कोई चीज़ अगर मैं पेट्रोल से चलाता या केरोसिन से जैसे कि पहले हम स्टोव चलाते थे, स्टोव केरोसिन चलाते थे। फिर हमने स्टोव किससे जलाने लग गया? हम सीएनजी से चलाने लग गए। फिर अब लाइट से भी चलने लग गया, ओवन भी आने लग गया आपके पास, इंडक्शन आने लग गया। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और नई टेक्नोलॉजी के साथ जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके केस में जो पुराना वाला प्रोडक्शन कर रहा है, उसको पूरी अपनी यूनिट को रिप्लेस करना पड़ता है। उसका पूरा मशीनरी को चेंज करना पड़ता है। उसकी तुलना में या उसकी जो कॉस्ट है, उसकी तुलना में उसे लगता है अगर मैं परमिट्स मुझे दे दिए जाएँ ट्रेड करने के, तो मैं ट्रेड करके करूँ और उससे सोसाइटी को बेनिफिट है। जो अभी अपने एग्ज़ाम्पल देखा वो सोसाइटी को बेनिफिट है। क्यों सोसाइटी को बेनिफिट है? आप में से कुछ अभी कह रहे थे सर वो तो उसको तो लॉस हो रहा है। उसको लॉस नहीं हो रहा, उसको पैसे मिल रहे हैं ना। तो सेम वैसे ही अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में लोग पैसा कमा रहे हैं। उनको करना क्या है? जंगल को बस सुरक्षित रखना है आपने और पेड़ लगाते रहना है। हुँ? परमिट बेचने का मतलब मैं अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता हूँ ना वर्ल्ड में, यानी कि मैं कितने पौधे लगा रहा हूँ, कितने पेड़ लगा रहा हूँ, उससे सपोज़ ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, तो वो आप कार्बन क्रेडिट इस प्रकार से परचेज़ किए जाते हैं। आप कोई एक बैरन लैंड ले लीजिए, आप ऐसा कीजिए 10 बीघा बैरन लैंड ले लीजिए। बैरन लैंड मतलब जिस लैंड के ऊपर कोई प्लांटेशन नहीं है, बंजर भूमि। मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ ये और फिर आप वहाँ पे प्लांटेशन कर लीजिए। आपके पास ऑटोमैटिकली कोई न कोई वर्ड से आ जाएगा क्योंकि आजकल वो सब जने गूगल से आप सब चीज़ देख रहे हैं कि कहाँ पर बैरन लैंड है और कहाँ पे प्लांटेशन हो चुका है। तो वो आपके पास आएँगे और आपसे वो कार्बन क्रेडिट ले जाएँगे। आपके पास राइट्स आ जाएँगे, आप कार्बन क्रेडिट बेच रहे हैं। जी, ये इसका एक मार्केट है, जिस प्रकार से हम गुड्स एंड सर्विसेज़ बेचते हैं, उसी प्रकार से कार्बन क्रेडिट बेचने का ये मार्केट है। आपने ये सुना होगा पिपलांत्री, पिपलांत्री का नाम सुना है ना किसी ने? अग्रवाल साहब को जिनको अभी इनाम मिला था 26 जनवरी हाँ, हाँ, क्या नाम है उनका पालीवाल जी। हाँ, तो पालीवाल जी को जो इनाम मिला था वो कार्बन क्रेडिट बेचते हैं। आप कोई इस प्रकार की प्रोजेक्ट आप भी कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट के बारे में थोड़ा देखिए, तो इससे आप इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि वर्ल्ड में
जो कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री को, हर स्टेट को टारगेट मिला हुआ है कि आपको अपना पॉल्यूशन इतना करना है। इसके लिए आपको या तो आप पॉल्यूशन कम कीजिए या फिर आप कार्बन क्रेडिट्स परचेज़ कीजिए। ठीक है? और कोई? चलिए अब मुझे बताइए कि नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कवर करना है? ठीक है, उसको हम ले लेंगे। बिल्कुल। हाँ, मैथमेटिकल पार्ट हमारा रह गया था उसमें, बिल्कुल। नहीं, एक एक आपने वो बताया था फैक्टर फैक्टर प्राइस वाला ना? वो है। हाँ, ठीक है। एक गेम थ्योरी का है और ये तो मैंने अच्छा आप उस समय नहीं जुड़े थे क्या जब कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव चला था? अच्छा, उसका तो वीडियो भी नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं उसको ले लेंगे वो तो नहीं, नहीं वीडियो नहीं होगा उसका क्योंकि उस समय तो हम हमारे पास भी ये पता नहीं था हमें किस प्रकार से पढ़ाना है इसको, ठीक है? तो वो मैं आपको पढ़ा दूँगा। चलिए ओके, ओके। और कोई? हुँ, हुँ। नहीं इसको मैं करा दूँगा ये मैं अपनी बात हुई थी उस दिन, है ना? इसको मैं करा दूँगा। ठीक है। आप नहीं रैंड वेजेस का कहाँ लिखा हुआ है इसमें? फैक्टर प्राइस डिटरमिनेशन का है? ये आपका है फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस है, फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस है उसका पूरा चैप्टर है जो मैक्ग्रो हिल की बुक है उसके अंदर दे रखा है, उसमें से ही मैं पढ़ा दूँगा आपको बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसके अंदर। हाँ, ये पीक पावर वाला मैंने बता ही दिया। हाँ, कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव कर लेंगे। और कोई बताइए? हाँ, एक नहीं नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज़ कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलिए। हाँ, और ये इंडिफरेंस और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्यूटी ले लूँ? मतलब अब मैं चाह रहा हूँ बड़े रूप में मैं क्या लूँ आपके हिसाब से? हाँ, ग्रोथ मॉडल सबने पढ़ लिया, एक्सीलरेटर थ्योरी और ये सब? तो आप ऐसा करिए देखिए, सब जनों का अपना-अपना अलग-अलग है। आप मुझे या तो चाहें तो पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना? ताकि जब भी मैं कुछ ले रहा होऊँगा, तो मुझे कोई चीज़ लगेगी कि यार हाँ, ये इसको तो मैं उसको कवर कर लूँगा। अदरवाइज़ क्या मैं कहीं से कहीं चला जाऊँगा। ठीक है? जैसे कि एनवायरनमेंट वाला आपने पहले कहा कि सर एनवायरनमेंट ले लीजिए, तो एनवायरनमेंट पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपना मेरे ख्याल से ये एडाप्टिव एक्सपेक्टेशंस देख लिया आप लोगों ने? हाँ, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशंस। इसमें मेरे कुछ वीडियोज़ हैं, आप देख लेना, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन और फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं करना है, मेनू कॉस्ट देख लिया आप लोगों ने? स्टिकी प्राइसेज़ नहीं मिला? तो यही आप लोग यही करिए अब एक्चुअली मैं आज आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ कि आप लोग सभी जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसपे या फिर मुझे पर्सनली अपना पॉइंट भेजिए सर ये रह रहा है क्यों क्योंकि आपका किसी भी सूरत में कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं होना चाहिए अभी एग्जाम बहुत लेट है मई में है और हमारे पास काफी टाइम है तो मेरा पॉइंट केवल ये कि जो टिपिकल वाला पार्ट है वो आप मत पढ़िए वो मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पे छोड़ दीजिए ताकि मैं उसको सिम्प्लीफाई करके आप लोगों को बता दूँ। ठीक है? तो जो भी चीज़ें आपको ऐसी लगती है कि यार ये तो बिल्कुल कहीं ना तो मिल रही है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसी होगी जो आपको समझ में नहीं आ रही है। देखिए इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन इंडियन इकोनॉमी ये आपका जो अभी मैंने आपके सामने वो दी थी ना इकोनॉमिक सर्वे उसका चैप्टर है बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं। और ऐसा-कैसा अभी इकोनॉमिक रिव्यू आ जाएगा, उसमें जैसे अपनी वी शेप रिकवरी के ऊपर इसमें क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है? हमारी रिकवरी कैसी है यू शेप है, डब्ल्यू शेप, वी शेप तो वो थोड़ा-सा आप ध्यान रखें। और बाकी तो आपको बताइए?
इनकम एंड क्या बता रहे हो आप कौन-सा? इनकम एंड इसमें तो ये उसमें होगी मैक्रो में। इनकम अच्छा कंटेंट क्लासिकल इनिशियल कॉस्ट की थ्योरीज ऑफ डिटरमिनेशन इनकम एंड आउटपुट ठीक है, ठीक है। कॉस्ट की हुँ, ये भी है मेरे पास मिल जाएगा और शायद मेरे वीडियो में भी होगा ये तो। क्योंकि मैंने क्विज़ और क्लासिकल दोनों तो ले रखा है उसमें और फिर कॉस्ट की इनिशियल भी शायद दिया होगा, ध्यान नहीं मुझे। लेकिन ये मैं बता दूँगा आपको सही में। ठीक है? तो आप ऐसा करिए मुझे आप लोग प्लीज़ अपना एक आप लोग आराम से बैठिए, आधे घंटे में आपको पता पड़ जाएगा क्या चीज़ तो बिल्कुल नहीं मिली है, क्या चीज़ जो आपके पास मतलब मटेरियल अवेलेबल नहीं है या फिर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई है। तो वो चीज़ें आप अलग से निकाल के उसमें मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जिससे कि जब भी मैं क्लास दूँगा तब उन चीज़ों को मैं कवर करने पे फ़ोकस करूँगा। अदरवाइज़ क्या है कि मैं कोई एक स्टार्ट कर लूँगा और उसपे हम लंबे समय तक खींच जाएँगे। ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक हाँ, और कोई बताइए? कुछ पूछना है? तो हाँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। आप बताएँ माइक्रो शुरू करूँ या क्या मैक्रो शुरू करूँ बताइए? हुँ, हुँ। ठीक, चलिए तो अभी अपना ये बात हुई फाइनल कि अभी एक बार अपन माइक्रो पे चलते हैं। तो आप ऐसा करिए माइक्रो के मुझे जैसे अभी आपने बताया सीएस, कॉप डगलस और क्या बता रहे हैं आप? फैक्टर नहीं, फैक्टर प्राइसिंग और एक नेटवर्क एक्सएलटी मैं इस पे टिक कर लेता हूँ। तो देखिए मैं अभी अपना है एक तो नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी पे बता देते हैं, एक आपको फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है? एक अपना है आपका कॉप डगलस और सीईएस और गेम थ्योरी तो हम वैसे ही कर चुके थे जिसमें कोऑपरेटिव गेम ये पूरा मैंने पढ़ा दिया है। कोऑपरेटिव, सीक्वेंशियल, डोमिनेंट, नैश ठीक है? ये पूरा हो चुका है अपना। मैं इसको वापस रिपीट कर दूँगा, कोई इश्यू नहीं। और कोई हो तो बताइए माइक्रो में? देखिए ये हो गया आपका मार्केट फेलियर एंड एक्सटर्नैलिटीज़ हो गया हमारा। वेलफेयर की दोनों थ्योरम्स क्लियर हैं? एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कर रखी है ना? चलिए। तो अब हम ऐसा करेंगे माइक्रो में एक बार ले लूँगा, प्लस मैं माइक्रो को ये भी कवर कर चुके हैं, आप लोग नहीं थे क्या उन क्लासेस में? सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन तो कब का ही हो गया। चलिए, वापस रिपीट करें, ठीक है। माइक्रो मैंने जो आप ये बता रहे हो ना यही टॉपिक इसमें केवल नेटवर्क एक्सटेंसिटी और ये फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस नहीं था, अदरवाइज़ ये सारे टॉपिक मेरे पास पहले आ गए थे, स्टार्टिंग ही इसी से किया था, गेम थ्योरी से ही। तो मैं इसको वापस एक बार ले लूँगा, नहीं तो अगर इनमें हाँ, इनमें नहीं होगी, इसमें इसमें टीचिंग में एक्चुअली नहीं पढ़ाया था, उस समय गूगल मीट पे था, तो उसमें रिकॉर्डिंग भी नहीं होता था, वो कई सारी दिक्कतें थी। तो रिकॉर्ड किए नहीं होंगे, तो अब तो ख़ैर ये प्लस पॉइंट है कि तो अब कोई बात नहीं, मैंने जो पढ़ाया था उसी को वापस लेके इस पे आपके लिए रहेंगे, ताकि आप लोगों में से कोई भी जब भी पढ़ना चाहे पढ़ ले। पीडीएफ में मैं भेज दूँ नहीं, पीडीएफ में भेज दूँगा आपके पीडीएफ में भेज दूँगा लेकिन आई थिंक उससे समझ में नहीं आएगा, है ना? एक मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट में आप ये जो अभी चल रहा है ना हेल्थ इंश्योरेंस वाला और एक एक जो नई चीज़ें लॉन्च हुई है उनको थोड़ा-सा देख लें जिसमें कि स्वामित्व योजना है ना? मेजर गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है ना इंडियन गवर्नमेंट की, उसमें ये 2-3 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इकोनॉमिक सर्वे ही है ना, इकोनॉमिक सर्वे आप जितना अच्छा देखेंगे और राजस्थान का भी इकोनॉमिक सर्वे देख लें, तो दोनों जितनी अच्छी देखेंगे, ब्लास्टर वाला भी देख लें, ये भी देख लें, ठीक है? चलिए ओके, गुड नाइट। नाइट में स्टार्ट करेंगे अभी ना? ओके, थैंक यू।